शादी का जब वो निमंत्रण आया था, पूरे घर में हंगामा मच गया था। माँ बोली थी, अब यह नया खेल खेला है कमबख्त ने। पता नहीं क्या गुल खिलाने जा रही है। जरूर इसके पीछे कोई राज है, वरना दो बेटों के रहते कोई इतना बड़ा बेटा गोद लेता है क्या? और अब उसकी शादी रचाने जा रही है। बड़े भैया राकेश बोले थे, आपकी और आपके वीरेश की सहमति होगी, तभी तो उसने बाप की जगह वीरेश का नाम छपवाया है। माँ ने प्रतिवाद किया, अरे कैसी सहमति? तुम्हारे पापा की 13वीं पर बताया था कि राहुल को बेटे जैसा मानने लगी है। हम तो उसे ड्राइवर समझते थे, बरामदे में ही चाय भिजवा दिया करते थे। क्या बात करती है? राकेश बोले, राहुल हर वक्त साथ साथ रहता है नीरू के, सारा बिजनेस देखता है, बैंक अकाउंट तक उसके नाम पर है। आपने ही तो बताया था। अरे कहती थी कि भागदौड़ के लिए ही रखा है उसे, अकेली औरत क्या क्या करे। अब क्या पता था कि बकायदा बेटा बना लेगी उसे। तो नुकसान क्या है? आप समझ लीजिए, 3 पोते हैं आपके। बड़े भैया ने बात को हल्का करना चाहा। विदेश आए तो उससे पूछिएगा। महत्वाकांक्षी नीरू को घर से गए 8 साल हो गए थे। 10 और 14 साल के सुधांशु और हिमांशु को छोड़कर जब उसे जाना पड़ा था, तब घर का वातावरण काफ़ी विषाक्त हो चुका था। लगने लगा था कि कभी भी कुछ भी अवांछनीय घट सकता है। वीरेश शुरू से ही मस्तमौला किस्म का इंसान रहा है। घूमना फिरना, सजना संवरना, नाचना गाना, यही शौक थे बचपन से। घर का लाडला, माँ का दुलारा। मस्ती मस्ती में एमए करके गाजियाबाद में ही नौकरी भी ढूंढ ली। जबकि बड़ा बेटा राकेश सरकारी नौकरी में गाजियाबाद से बाहर ही रहा। इससे ही माँ का लाड वीरेश पर कुछ ज़्यादा ही बरसा। पैसे की कमी नहीं थी। पिताजी के पेंशन और पैतृक मकान के 2 हिस्सों का किराया, नियमित आमदनी थी। वीरेश धीरे धीरे लापरवाह होने लगा। एक नौकरी छूटी, दूसरी ढूंढी। कभी इस सिलसिले में घर पर भी बैठना पड़ता। पिताजी भुनभुनाते, कहीं बाहर क्यों नहीं अप्लाई करते हो? माँ फौरन बोलती, एक बेटा तो बाहर ही रहता है, यह यहीं रहेगा, नौकरियों की कमी है क्या? पिताजी चिल्लाते, घर घुसना होता जा रहा है, जाहिल भी हो गया है। 9 बजे से पहले सोकर भी नहीं उठता। 3-4 कप चाय पीता है, तब इसकी सुबह होती है। 11 बजे नौकरी पर जा पाएगा तो कौन रखेगा इसे? कितनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी इसने। मैं कब तक खिलाऊंगा इसे? पर विदेश पर कोई असर नहीं होता। माँ उसका बचाव करती, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन देगा इस निखट्टू को अपनी लड़की? पिताजी हथियार डाल देते। लेकिन सुंदर चेहरे मोहरे वाला निकट्टू वीरेश प्रेम विवाह कर पत्नी ले आया। नीरू सुंदर थी। शादी के बाद वीरेश और लाट साहब हो गया। अब शाम को कभी कभी ड्रिंक भी लेने लगा। शुरू शुरू में तो नीरू को अच्छा लगा, पर वीरेश जब घूमने फिरने, पिक्चर्स वगैरह के लिए भी माँ से रुपए मांगता तो उसे बुरा लगता। वीरेश नौकरी करता, पर 6 महीने या साल भर से ज़्यादा नहीं। कभी निकाल दिया जाता, कभी खुद छोड़ आता। कभी नौकरी जाने के गम में, कभी नौकरी मिलने की खुशी में, कभी किसी की सालगिरह पर। मतलब है कि बेमतलब के बहानों में शराब पीना बढ़ता गया। 5 साल के 2 बेटे भी हो गए। बड़े भैया होली दिवाली पर आते भी तो मेहमानों की तरह। कभी वीरेश को समझाने की कोशिश करते तो बीच में फौरन माँ आ जाती। तुम सभी उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अब उसका समय ही खराब है तो कोई क्या करे? कोई ढंग की नौकरी मिलती ही नहीं उसे। तेरी तरह सरकारी नौकरी में होता तो यह सब क्यों सुनना पड़ता उसे? क्यों सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता क्या? मेरा हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, कितनी परेशानी होती है। मकान ढूंढो, बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराओ, बदलता परिवेश, बदलते लोग। आसान नहीं है सरकारी नौकरी। इनका क्या है, ठाठ से घर में रहते हैं, खिलाने के लिए आप लोग हैं। जब बैठे बैठे खाने को मिले तो कोई क्यों करे नौकरी? बस बस रहने दे, जब देखो तब चली सुनाता रहता है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दे इसके लिए। अच्छी सी माने जहाँ काम ना हो, हुक्म बजाने के लिए नौकर हो, घूमने फिरने के लिए गाड़ी हो, शाम के लिए दारू हो। देखा माँ, अब विदेश बोला, इसीलिए मैं इनके साथ कहीं नहीं बैठता हूँ। 4 दिन के लिए आते हैं और चिल्लाते रहते हैं। विदेश गुस्से में बाहर चला जाता। माँ बड़बड़ाती। पिताजी कभी राकेश का साथ देते तो कभी माँ का। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहे थे, पर विदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिताजी अक्सर बड़बड़ाते, खास करके जब राकेश आता छुट्टियों में।
मैं पेंशन से दो दो परिवार कैसे पालूं? तुम ही कुछ भेजा करो, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कम से कम उनकी फीस तो दे ही सकते हो। राकेश झुंझलाते हुए, मेरे खर्चे नहीं है क्या? तनख्वाह से मेरा भी बस गुजारा ही हो रहा है। आप जानते हैं कि मेरी कोई ऊपरी आमदनी भी नहीं है। चलाने दीजिए इसको अपनी गृहस्थी, किराए से या कैसे भी। अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोग चलिए मेरे साथ इलाहाबाद। बेटे, भूखा मरते तू देख सकता है भाई को, माँ बाप नहीं देख सकते। हम तो करेंगे जितना हो सकेगा। तुझे मदद नहीं करनी तो मत कर। किराए से बेचारे विनेश का खर्चा कैसे चलेगा? माँ आ जाती बीच में। बेचारा बेचारा? क्यों बेचारा है वो? लूला लंगड़ा है क्या? दिमाग से कमज़ोर है क्या? क्या कमी है उसमें? अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी उसने। किस वजह से? अपनी काहिली की वजह से ना। गाजियाबाद छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? घर बैठे हलवा पराठा मिले तो कोई काम करे ही क्यों? आप लोगों ने ही बिगाड़ा है उसे। कभी सख्ती से कहा ही नहीं कि पालो अपना परिवार। राकेश के सब्र का बांध टूट गया। कहा है बेटा, कई बार कहा। पिताजी ने सफाई दी। पहले कहता था मैं कोशिश करता हूँ पर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अब कहता है कि घर छोड़ दूंगा, साधु बन जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। एक बार चला भी गया था, 2 दिन तक नहीं आया। तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसे क्या, ये तो आराम से बाहर नौकरी करता है। वह तो मेरी ममता थी जो उसे खींच लाई, वरना वह साधु बन गया होता। माँ ने कहा। माँ की ममता नहीं, भूख के थपेड़े थे। पैसे खत्म हो गए होंगे लाट साहब के। राकेश चिल्लाए। ठीक है, अब बहस बंद करो। वीरेश और नीरू के झगड़े दिन ब दिन बढ़ने लगे थे। अक्सर मारपीट तक नौबत आ जाती। बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ने लगा था। बड़ा बेटा सुधांशु गुमसुम हो गया था। छोटा बेटा हिमांशु जिद्दी और मनमौजी। नीरू ने खुद काम करना शुरू किया। कभी छोटी नौकरी की, कभी घर में अचार मुरब्बा बनाकर बेचे। इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। तभी वीरेश चिल्लाता, देखो कैसे नखरे दिखा रही है कामकाजी बनकर, जैसे घर में भूखी मरती है। अरे इसका मन ही नहीं लगता घर में। बाहर 10 लोगों से मिलती है, रंगरेलियां मनाती है। माँ, जरा पूछो इससे कितनी कमाई करके लाती है। नीरू जवाब देती तो झगड़ा और बढ़ता। माँ अक्सर वीरेश का ही पक्ष लेती और बहस मारपीट तक पहुंच जाती। बच्चे सहमे हुए होमवर्क करने का नाटक करने लगते। यह झगड़ा तब जरूर होता जब वीरेश नशे में होता। तभी वीरेश को एक अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी में स्थानीय प्रतिनिधि की नौकरी मिल गई। लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीरेश को अपनी कंपनी के लिए विज्ञापन लाने का काम करना था, पर उसके आलसी स्वभाव के कारण उसे विज्ञापन नहीं मिल पाते थे। नीरू ने वीरेश की मदद की और विज्ञापन मिलने लगे। अब होता यह था कि जाना वीरेश को होता पर नीरू को भेज दिया जाता। कभी नीरू का विज्ञापनों के सिलसिले में कंपनी के जीएम से सीधी बात करनी पड़ जाती। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने कुछ दिनों में वीरेश की जगह नीरू को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस पर घर में महाभारत हो गई। नीरू ने नियुक्ति अस्वीकार कर दी, पर कंपनी ने वीरेश को फिर भी नियुक्त नहीं किया। माँ ने वीरेश की नौकरी जाने पर सारा दोष नीरू के सर पर मढ़ दिया और फिर वीरेश शराब में डूब गया। बच्चों के बढ़ते खर्च और वीरेश के तानों से तंग आकर नीरू ने एक बार फिर प्रयास किया और खुद ही भाग दौड़कर सरकार की महिला स्वरोजगार योजना के तहत बैंक से लोन लिया और फल संरक्षण केंद्र खोल लिया। पर उसके लिए भी उसे घर से बाहर जाना पड़ता। कुछ दिनों बाद यह काम भी बंद हो गया। बैंक से ऋण वसूली का नोटिस आया। वीरेश ने जवाब भिजवाया कि यहाँ कोई नीरू नहीं रहती, पर बैंक के रिकॉर्ड में नीरू के पति वीरेश और पारिवारिक मकान का सत्यापन प्रमाण थे। इसलिए रिकवरी नोटिस लेकर बैंक पुलिस अधिकारी के साथ पहुंच गए। वीरेश के हाथ पांव फूल गए और वह नीरू को उसके मायके छोड़ आया। पिताजी ने सरकारी नौकरी का वास्ता दिखाकर समय मांगा बैंक ऋण अदायगी के लिए। इसमें नीरू और उसकी माँ के जेवर बिक गए। राकेश ने भी काफ़ी रुपए भिजवाए। माँ ने ऐलान कर दिया कि यह कमबख्त अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी, और भला वीरेश को इससे क्या ऐतराज हो सकता था। बाद में नीरू ने एक पत्र राकेश को भी लिखा। उसका सारा आक्रोश माँ के ऊपर था, पर वीरेश को कभी माफ़ न करने की कसम खाई थी। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि वीरेश ने एडवर्टाइजिंग कंपनी में अपनी स्टेनो के साथ अवैध संबंध भी बना लिए थे। सबूत के तौर पर एक पत्र भी संलग्न था जो कि किसी किरण ने वीरेश को लिखा था। राकेश सन्न रह गए थे। ऐसी स्थिति में माँ को या वीरेश को समझाना व्यर्थ था। उन्होंने नीरू को ही समझाया
कि इस स्थिति में समझौते से अच्छा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। बाद में पता चला कि नीरू ने दिल्ली जाकर पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, फिर प्रॉपर्टी डीलर बन गई। फ्लैट लिया, गाड़ी ली, घर तो कभी नहीं आई, पर बच्चों से उनके स्कूल में मिलती रही। जन्मदिन पर, त्योहारों पर बच्चों को तोहफे भी भिजवाती रही। साल दर साल बीतते गए। माँ पिताजी ने कोशिश की तलाक दिलवाकर वीरेश की दूसरी शादी करवाएं, पर नीरू का संदेश आया कि भूल कर भी ऐसा नहीं करिएगा, वरना शारीरिक प्रताड़ना के बाद घर से निकालने का केस बन जाएगा। वीरेश सन्यासी सा हो गया। बढ़ती उम्र और शराब ने एक अजीब सी दयनीयता पोत दी थी उसके चेहरे पर। न किसी से मिलना, न कहीं जाना, बस शाम को किसी बहाने से माँ से पैसे लेकर निकल जाता और देर रात झूमता झामता आ जाता और सो जाता। तरस आने लगा था उसे देखकर। करीब 8 साल के बाद नीरू घर आई, जब पिताजी की मृत्यु हुई। शोक के अवसर पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। तभी पहली बार सबने राहुल को देखा था। 25-26 वर्ष का हट्टा कट्टा लड़का चुपचाप बरामदे में बैठा था। सबने उसे ड्राइवर ही समझा था। संवेदना व्यक्त करके नीरू चली गई, पर उसके बाद वह अक्सर आने लगी। माँ और वीरेश के व्यवहार से लगा कि उन्होंने उसे अपने मन का बना लिया। एक बार जिद करके अपनी कार से वह उन्हें नोएडा भी ले गई, जहाँ उसने शानदार फ्लैट लिया था। सुधांशु को नौकरी दिलवाने में मदद की और हिमांशु को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। विनेश अक्सर नोएडा जाने लगा। गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि यह धमाका हो गया। राहुल की शादी का कार्ड आया। माँ की जगह नीरू, पिता की जगह विनेश और दादी की जगह माँ का नाम छपा हुआ था। सुगबुगाहट अभी भी थमी थी नहीं थी कि एक शाम नीरू आई, मिठाई के डब्बे और उपहार के साथ। राहुल की सगाई में उसके ससुराल से मिले थे उपहार। कार्ड के बारे में पूछने पर नीरू ने कहा कि उसने वीरेश को बता दिया था कि उसने बाकायदा राहुल को गोद लिया है और वीरेश ने कोई आपत्ति नहीं की थी। अब नीरू उसकी माँ हो गई तो वीरेश स्वतः ही उसका पिता हो गया और माँ दादी। वीरेश ने ही उसका बचाव किया। अपने बेटों से इतने साल अलग रही तो राहुल को देखकर मातृत्व जाग गया, और जब बेटा बना ही लिया है तो शादी भी तो करनी ही थी। सब ने इस पर मौत सहमति दे दी। राहुल की शादी में सब सम्मिलित हुए। सुधांशु और हिमांशु भी भैया की शादी में खूब नाचे। माँ तो गदगद थी। नीरू ने उन्हें कई कीमती साड़ियों के साथ हीरे के टॉप्स दिए थे। राहुल की ससुराल से भी दादी माँ के लिए साड़ी मिली थी। शादी के बाद नीरू बहू को लेकर जब गाजियाबाद गई तब माँ ने मुंह दिखाई में साड़ी दी बहू को। इस हंसी खुशी के माहौल में माँ ने नीरू से कहा कि अब वह भी वापस लौट आए और अपनी गृहस्थी संभाले। नीरू 1 मिनट के लिए तो चुप रही, फिर जैसे फट पड़ी। आप अपने लड़के की फिक्र कीजिए माँ जी, मेरी गृहस्थी तो उजड़ी भी और बस भी गई। उजड़ी तब थी जब मुझे धोखे से मायके पहुंचा दिया गया था कि मामला ठंडा होने पर ले आएंगे, और यह शायद खुद मेरी सौत लाने के फिराक में थे। सब ने इन्हीं का ही साथ दिया था। तब वजह यही थी ना कि मैं आपके बेटे को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। तब उजड़ी थी मेरी गृहस्थी, और बसी तब जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ, मुझे भी गैर मर्दों का सहारा लेना पड़ा था, पर अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। पता नहीं मेरे बेटे मेरे रह पाते या नहीं, इसलिए एक बेटे को मैंने अपनाया। अब मैं भी सासू माँ हूँ, मेरा भी भरा पूरा परिवार है। अब जिसे मेरा साथ चाहिए वह आए मेरे पास। इस घर से मैंने अपना संबंध टूटने नहीं दिया, पर वह संबंध अब आपकी शर्तों पर नहीं, मेरी शर्तों पर रहेगा। पूछिए अपने बेटे से, क्या वह रह सकता है मेरे साथ मेरी शर्तों पर, या यूं ही माँ की पेंशन पर जिंदगी गुजारने का इरादा रखता है। सब हैरान थे, पर वीरेश का मौन और आंखों से बहते आंसू उसकी सहमति बयां कर रहे थे। परिवार में माता पिता, भाई बहन सब अपनी जगह पर अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी, परंतु किसी भी प्रकार से बेटा बेटी का अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा करना और फिर कहा कि माता पिता का अनावश्यक लाड प्यार अक्सर किसी न किसी बच्चे को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है।